भारत में शिक्षा का असली मकसद क्या रहा है। ये कहानी है एक बहुत बड़े बदलाव की। आत्मज्ञान की खोज से शुरू होकर आज एक नॉलेज पर आधारित समाज बनाने तक। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। चलिए सबसे पहले एक एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। स्कूल होते क्यों हैं? क्या सिर्फ नौकरी पाने के लिए या फिर इसका मकसद कुछ और भी है? जानते हैं, इस सवाल का जवाब भारत में वक्त के साथ हमेशा बदलता रहा है। आज हम इसी बदलाव की कहानी को देखने वाले हैं। जरा इस फर्क को देखिए। प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य था मोक्ष, यानी आध्यात्मिक मुक्ति। तब कहा जाता था विद्या विहीनः पशः, मतलब शिक्षा के बिना इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। और आज हमारा लक्ष्य है एक ऐसा ज्ञान समाज बनाना जो देश को आर्थिक और सामाजिक तौर पर आगे ले जाए। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इस कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था ब्रिटिश राज के दौरान। अंग्रेजों ने हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव ही बदल कर रख दी। चलिए देखते हैं कि ये औपनिवेशिक ढांचा आखिर था कैसा। ये 3 तारीखें बहुत जरूरी हैं। 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाकर एक पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार किया। और फिर 1882 में हंटर कमीशन ने पहली बार वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की बात की, ताकि पढ़ाई सिर्फ किताबी न रह जाए। तो अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी क्या थी? इसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। मतलब ये कि सिर्फ समाज के ऊंचे तबके के कुछ लोगों को पढ़ाओ और ज्ञान अपने आप फिल्टर होकर छन छन कर नीचे आम जनता तक पहुंच जाएगा। सोचिए, इस एक आइडिया ने दशकों तक ये तय किया कि कौन पढ़ पाएगा और कौन नहीं। मैकाले का ये एक वाक्य पूरी कहानी साफ कर देता है। उनका मकसद था एक ऐसी क्लास तैयार करना जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन जिसकी सोच, पसंद और समझ पूरी तरह से अंग्रेजी हो। शिक्षा यहाँ पर असल में शासन करने का एक जरिया थी। फिर आया 1947। आज़ादी के बाद सब कुछ बदल गया। अब शिक्षा का मकसद अंग्रेजों के लिए क्लर्क बनाना नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र का निर्माण करना था। शिक्षा अब देश को जोड़ने और बनाने का सबसे बड़ा जरिया बन गई। कुठारी आयोग की ये एक लाइन इस नई सोच का निचोड़ है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक विजन था कि किसी भी देश का भविष्य असल में उसके क्लासरूम में ही बनता है। और यहीं से पहली बार शिक्षा को सीधे सीधे राष्ट्रीय विकास से जोड़ा गया। इसी विजन से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आया, कॉमन स्कूल सिस्टम। जरा सोचकर देखिए, एक अमीर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा एक ही पड़ोस के स्कूल में एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। इसका मकसद था शिक्षा के जरिए समाज में भेदभाव की दीवारों को तोड़ना। लेकिन अफसोस, ये एक ऐसा सपना था जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से कभी पूरी तरह हकीकत नहीं बन पाया। 90 के दशक में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब ध्यान सिस्टम से हटकर बच्चे पर चला गया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या पढ़ाया जाए, बल्कि सवाल ये था कि बच्चे सीखते कैसे हैं। इस बदलाव को यशपाल समिति की रिपोर्ट का ये टाइटल एकदम सही से बयान करता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। हम सबको अपना बचपन याद है, जब बस्ते का वजन खुद के वजन से भी ज्यादा लगता था। तो ये पहली बार था जब किसी ने बच्चे के नजरिए से शिक्षा के बारे में सोचा। इसका सीधा असर पड़ा टीचर के रोल पर। पहले शिक्षक सेज ऑन द स्टेज थे, यानी मंच पर खड़े ज्ञानी जो सब कुछ जानते हैं। अब वो गाइड ऑन द साइड बन गए, यानी एक ऐसे साथी जो बच्चे को खुद सीखने में मदद करे। अब फोकस रट्टा मारने से हटकर समझने और सवाल पूछने पर आ गया। और फिर ये सफर अपने सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंचा, जहां शिक्षा सिर्फ एक नीति या योजना नहीं रही, बल्कि हर एक बच्चे का एक कानूनी और मौलिक अधिकार बन गई। हमारे संविधान ने शिक्षा को 3 मजबूत खंभों पर खड़ा किया। अनुच्छेद 21A, जिसने इसे हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 45, जिसने सरकार को बचपन की देखभाल का एक लक्ष्य दिया। और अनुच्छेद 51A, जिसने इसे माता पिता का एक मौलिक कर्तव्य भी बना दिया। मतलब अधिकार, लक्ष्य और कर्तव्य तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया। शिक्षा के अधिकार कानून ने एक और जबरदस्त काम किया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया, यानी शक्ति को नीचे तक पहुंचाया।
अब हर सरकारी स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC होती है, जिसमें 75% सदस्य बच्चों के माता पिता होते हैं। और सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि इनमें से आधी महिलाओं का होना जरूरी है। ये जमीनी स्तर पर ताकत का पूरा समीकरण ही बदल देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां और कुछ अनसुलझे सवाल खड़े हैं। आज भी कुछ बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जैसे अपव्यय यानी बच्चों का बीच में ही स्कूल छोड़ देना, जिसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं, और अवरोधन यानी बच्चों का एक ही क्लास में बार बार फेल होना। इसके अलावा शिक्षा की क्वालिटी और अमीर गरीब के बच्चों की पढ़ाई के बीच जो बड़ा अंतर है, वो तो आज भी हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है। आज की शिक्षा जो नौकरी और स्किल्स पर इतना जोर देती है, क्या वो अपने उस पुराने लक्ष्य को कहीं भूल गई है जो आत्मज्ञान और चरित्र निर्माण का था? या फिर क्या हम इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।